हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी समय से लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि इसके लिए वीडियो बनाई जाए। बट मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था। उसका एक रीज़न जो मैंने बताया था वो ये था कि सभी की रिक्वेस्ट ये थी कि एलाइस ब्लू की एपीआई के साथ में ये बनाया जाए। और एलाइस ब्लू की एपीआई में ये चीज़ पॉसिबल बनाना इसलिए नहीं थी क्योंकि वो क्या है, हिस्टोरिकल डेटा नहीं देते हैं। तो अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा तो हिस्टोरिकल डेटा के बेस में हम इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका अब सॉल्यूशन मैंने निकाला है। और ये सॉल्यूशन ये है कि हम इसको एंजल ब्रोकिंग की एपीआई के साथ यूज़ करेंगे। और एंजल ब्रोकिंग की एपीआई को कैसे इंस्टॉल करना है, उसका क्रेडेंशियल कैसे जनरेट करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप वो वीडियो देखकर अपनी क्रेडेंशियल्स को जनरेट कर लीजिए और एक अपनी सिंगल फाइल में उसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं जो है आगे की वर्किंग बताऊंगा कि आगे की वर्किंग में हम कैसे उस हिस्टोरिकल एपीआई से डेटा लेकर हम आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड के ऊपर एल्गोरिदम क्रिएट करेंगे और बहुत इजी वे में क्रिएट करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। मैं इवन ये तक बोल सकता हूँ कि आप खुद भी अपने हाथों से खुद की एल्गोरिदम को क्रिएट करोगे। मैं केवल और केवल आपको गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अब सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मुझे क्या क्या चीज़ें इस सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिदम तो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जिनमें मैंने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद आपको ये 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको आपके सिस्टम में किसी भी लाइब्रेरी, जो ये मैंने 3 लाइब्रेरी जिनको मैंने कमेंट कर दिया है, मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी ढूंढने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली ये काम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये 3 लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है। अब इनको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ। सबसे पहले आप ये अपनी विंडो ओपन करते हैं। विंडो में जाने के बाद डेस्कटॉप आपको शो हो रहा है, आप बटन दबाइए विंडोज प्लस आर, तो CMD ओपन होगा। CMD मतलब ये रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पे लिखिए CMD और एंटर करिए। तो यहाँ पे ये जो मेरा यूज़र नेम था, जो मेरे सिस्टम का नाम था, ये सिस्टम का नाम आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो है PIP इंस्टॉल पेंडास, आप यहाँ पे क्लिक करिए और इसे यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट करेंगे आपको माउस की राइट क्लिक को एक बार क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे एंटर कर दीजिए। चूँकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए सेटिस्फैक्शन बता रहा है। तो पहली लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली। उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी हमें करना है स्मार्ट API पाइथन। ये एंजल ब्रोकिंग की API को इंस्टॉल करने का, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के डॉक्यूमेंटेशन स्मार्ट API एंजल ब्रोकिंग का है, अगर आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्मार्ट API पाइथन लाइब्रेरी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नई विंडो ओपन होती है और ये उनका ऑफिशियल गिटहब का अकाउंट है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको सबसे पहले स्मार्ट API पाइथन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से आपने इसे कॉपी किया, मैंने ये इस फाइल में आपको दे दिया है। आप इसे लीजिए, कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद अपने सेम सिस्टम में जाके फिर से यहाँ पे पेस्ट करिए और एंटर। ये मेरी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये भी कंडीशन कंप्लीट हुई। अब तीसरी लाइब्रेरी जो है वही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। तो मैं उस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये लाइब्रेरी का नाम है तालिब। तालिब एक लाइब्रेरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, तालिब टेक्निकल एनालिसिस पाइथन लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम, हमारे पास जितना भी डेटा होगा हम उन डेटा में काम कर पाएंगे, उसमें इंडिकेटर बना पाएंगे। तो ये तालिब को मैंने सर्च किया और ये मैं उसके ऑफिशियल पेज पे आया हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल तालिब। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप कौन कौन से इंडिकेटर को किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि वो क्या क्या चीज़ें इसमें फाइंड आउट करने की हेल्प करेंगे। आप देखिए बहुत सारा डेटा है, मतलब इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। तो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक को आपको विजिट करना है। ये मैंने सपोज़ लिंक कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये लिंक पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद ये मेरा ओपन हो गया पेज। यहाँ पे आपको बहुत सारे
लाइब्रेरीज़ हैं, इन लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी होगी टालिब, आपको सर्च करना है टालिब, ठीक है। टालिब में अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्जन है, तो जिनके सामने AMD 64 लिखा हुआ है इसका मतलब 64 बिट आर्किटेक्चर है उस सिस्टम का। तो अगर सपोज़ करिए मुझे मेरे सिस्टम का आर्किटेक्चर पता करना है तो मुझे विंडोज प्लस ई बटन में दबाऊंगा तो ये ओपन होगा। अब मैं जाता हूँ दिस पीसी में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा। अगर मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे 64 बिट आर्किटेक्चर, तो ये 64 बिट है, तो मैं अपने सिस्टम के लिए 64 बिट वाला मैं इंस्टॉल करूँगा। तो ये CP310 का क्या मतलब है, ये 310 का मतलब है कि आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन पाइथन का इंस्टॉल है। तो अगर मुझे वो चेक करना है तो मैंने CMD कमांड ओपन करी ही हुई थी, मैं फिर से एक बार अपनी कमांड को फिर से नए तरीके से ओपन करके आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। आपको अपने सिस्टम में विंडोज प्लस R की दबाना है, तो आपका रन कमांड ओपन होगा, CMD ओपन हुआ, आपने उसको एंटर किया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे तो पाइथन का वर्जन आ गया मेरा 3.10 का। 3.10 का वर्जन मेरा ये है, ये वाला वर्जन जो है 3.10 का, ये 3.9 है, 3.8 है, 3.7 है। मैंने अपने सिस्टम में लेटेस्ट पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए ये मुझे 3.10 शो कर रहा है। अब मुझे एग्जिट करना होगा तो मैं सिंपली एग्जिट एंटर, ये मैं एग्जिट हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं। तो मुझे कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइल पे मैंने क्लिक करा। फाइल का साइज़ डिपेंड करता है कितने MB का है, ये मात्र 504 KB की फ़ाइल है। ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको शो ऑल करता हूँ, ये शो ऑल क्लिक किया तो ये फ़ाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मैं शो इन फोल्डर पे जाता हूँ, मैंने शो इन फोल्डर किया तो मुझे यहाँ पे ये फ़ाइल दिख गई। इस फाइल को अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को मुझे यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद दिस PC के ऊपर जो मेरा सिस्टम है मतलब यूज़र, इस यूज़र के अंदर मैं इस फाइल को पेस्ट करूँगा। तो मैं ट्रेडिंग ग्रीक्स पे क्लिक करा, ये मेरे सिस्टम का नाम था, और मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फाइल को कॉपी करके रखा है। तो आपको इतनी प्रोसेस डन करनी है। यहाँ तक आपने काम कर लिया, मतलब अब आपका टालिब जो है इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो आपकी ये फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, कॉपी यानी मतलब यहाँ इस फोल्डर पे आ गई है। अब इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपका सेम विंडो ओपन था, इस विंडो को आप अगर सपोज़ करिए आपसे धोखे से बंद भी हो गया है तो आप कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अपने सिस्टम में विंडोज प्लस R की प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन होगा, वहाँ पे लिखिए CMD, एंटर करिए। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस फाइल पे देखिएगा तो मैंने फाइल का पूरा नाम दे दिया है। ये जो फाइल का नाम है टालिब 0.424 CPC WHL तक, WHL का मतलब व्हील होता है पाइथन में। तो ये जो फाइल है इस फाइल का नाम है। तो अगर आप देखेंगे ये पूरी फाइल का नाम मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फाइल को यहाँ से उठाना है और Ctrl+C दबाने के बाद आपने इसको कॉपी कर लिया और ये CMD की कमांड पे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सिंपली आपको एंटर करना है। ये फ़ाइल आपकी मेरी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये मेरी फ़ाइल इस सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। मतलब कि मुझे जो 3 लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत थी वो तीनों लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं आराम से अपने एल्गोरिदम को क्रिएट कर सकता हूँ और जितने भी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर ऑसिलेटर हैं मैं सभी को यूज़ कर सकता हूँ इस टालिब लाइब्रेरी के थ्रू। तो अब मैंने सबलाइम टेक्स्ट ओपन करके रखा है। सबलाइम टेक्स्ट में ये मेरी फाइल है, F ड्राइव के अंदर एंजल नाम का फोल्डर है और मेरी फाइल का नाम है angel_rsi.py। तो ये मेरी पाइथन एक्सटेंशन की फ़ाइल है। उसके साथ में डॉक्यूमेंट डिटेल लेक्स नाम की फ़ाइल भी मेरी उसी फोल्डर पर रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट डिटेल लेक्स नाम की फ़ाइल के अंदर मेरी पूरी क्रेडेंशियल्स है जो मुझे एंजल ब्रोकिंग के थ्रू प्रोवाइड की गई हैं। अगर ये किस तरीके से जमी हुई हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि आपको कैसे ये जो फाइल्स हैं इन फाइल को आपको कैसे सिस्टमेटिक वे में रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये फाइल हमेशा उसी फोल्डर पे होगी जिस फोल्डर में आपकी एल्गोरिदम वाली फाइल होगी। तो आपको इतना काम करना है। अब मैं एक बाई एक करके आपको पूरा का पूरा कोड समझाता हूँ और उसके बाद इसके लाइव एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रही है। तो चलिए अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये फाइल मैंने सेव कर ली है। अब मैं पहले कोड आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने स्मार्ट API जो है, स्मार्ट API से स्मार्ट कनेक्ट
हमने इंपोर्ट किया। फिर डॉक्यूमेंट डिटेल लेक्स नाम की फाइल से हमने पूरे क्रेडेंशियल्स को इंपोर्ट किया। फिर हमने टाइम को इंपोर्ट किया, डेट टाइम से डेट टाइम को इंपोर्ट किया। फिर हमने डेट टाइम को इंपोर्ट किया। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, जो 2 लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करके रखी हुई थी, एक तो हमारी स्मार्ट एपीआई पाइथन, तो वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद पेंडास को हमने किया। पेंडास जो है डेटा फ्रेम के लिए यूज़ किए जाते हैं पाइथन में, और बड़े बड़े जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा पेंडास की हेल्प से ही डेटा में मैनिपुलेशन करते हैं। तो आज वही हम भी करने वाले हैं और आगे वाले सभी सेशंस में हम यही करेंगे। इससे एक चीज़ और ये भी होगी कि जो लोग पाइथन को सीखना चाहते हैं या डेटा साइंस की फील्ड में अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी छोटी सी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमने क्या करा, टेलिब इंपोर्ट टेलिब एज टीए। तो हम एज अ टीए उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो हमने टीए इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद पेंडास को हम एज अ पीडी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो थी, ये पूरा हमारा इंपोर्टिंग का सेक्शन था। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल लेक्स फाइल से क्या क्या इंपोर्ट किया है ये देखते हैं। एपीआई की हमने ली है जो कि डॉक्यूमेंट डिटेल लेक्स फाइल के अंदर थी। फिर हमने सीक्रेट की ली है, फिर हमने यूज़र आईडी लिया और हमने पासवर्ड लिया है। तो ये 4 चीज़ें हमने अपनी उस डॉक्यूमेंट डिटेल नाम की फाइल से ली है। अब जो नेक्स्ट वर्क आता है, नेक्स्ट वर्क क्या है, स्क्रिप्ट लिस्ट। स्क्रिप्ट लिस्ट का जो नाम है, ये नाम छोटा सा है मगर ये डिक्शनरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डिक्शनरी है। और इस डिक्शनरी में मैंने क्या करा है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, मैंने स्मार्ट एपीआई 1 सेकेंड, अगर आप यहाँ पर जाएंगे और ये चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में जाने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो मैंने क्या किया है कि मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को पूरों को रिट्रीव कर लिया। करीब ये 19 MB की फ़ाइल थी जब मैं इसको रिट्रीव किया, और इस फाइल को मैंने CSV मतलब एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। और एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद में मुझे पूरा का पूरा डेटा सामने मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डेटा आ गया। इस डेटा के अंदर क्लियर फिल्टर कर देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे करीब करीब कितनी एंट्रीज़ आ रही हैं, 1 लाख के ऊपर एंट्रीज़ हैं। तो 1 लाख के ऊपर का डेटा मेरे पास स्क्रिप्ट्स का आ गया है। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने केवल वही स्क्रिप्ट रखी हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। जिनकी ज़रूरत थी का मतलब क्या है कि हम अभी मैक्सिमम हम उन्हीं स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे जो बहुत अच्छी लिक्विड स्टॉक्स होंगे, जिनमें अच्छा वॉल्यूम होगा, ताकि हमारे ट्रेड जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो मैंने स्क्रिप्ट लिस्ट में स्क्रिप्ट का नाम और दूसरी चीज़ उसका जो टोकन नंबर होता है, जो कि हमें इस एपीआई से प्रोवाइड हुआ था, उसको मैंने एक्सेल की फ़ाइल में कन्वर्ट किया। एक्सेल की फ़ाइल में कन्वर्ट करने के बाद में वो पूरा का पूरा डेटा को मैंने एज अ डिक्शनरी पाइथन में मैंने सेव कर दिया। ये आप देखेंगे, ये पाइथन में अब सेव हो चुका है। तो ये डेटा आपको कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी परेशान नहीं होना। और ये केवल वही स्क्रिप्ट हैं जो कि फ्यूचर में ट्रेड करती हैं। तो आपको इससे और बेस्ट क्या चाहिए कि आपके पास वही स्क्रिप्ट हैं जो अच्छी खासी लिक्विड हैं और क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट की लिस्ट को तैयार कर दिया। उसके बाद हमने ट्रेडेड स्टॉक की एम्प्टी लिस्ट रखा है। इस एम्प्टी लिस्ट को रखने का रीज़न ये था कि एक ही स्टॉक पे बार बार ट्रेड ना हो, इसलिए हम इस पर ट्रेडेड स्टॉक में उसको रख देंगे। तो हमको पता चल जाएगा, हमारे प्रोग्राम को ये पता चल जाएगा कि भाई हमने इस स्क्रिप्ट पे ट्रेड कर लिया, तो हम दोबारा ट्रेड ना करें। उसके बाद एक्सचेंज हम NSE का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद पर ट्रेड फंड का फंडा ये है कि सपोज़ करिए इस स्क्रिप्ट के अंदर में 300 स्क्रिप्ट हैं। 300 स्क्रिप्ट में से मेरे 10 स्क्रिप्ट हैं जो इस पैरामीटर पे आते हैं, जो मैं अभी लॉजिक दूंगा ट्रेडिंग का। तो मान लीजिए मेरी 10 स्क्रिप्ट आती हैं, तो उन 10 स्क्रिप्ट में मेरा फंडा ये है कि मैं पर ट्रेड फंड मतलब 10,000, मतलब कि अगर मेरी एक स्क्रिप्ट SBI एग्जीक्यूट हो रही है तो एग्जीक्यूट होने के लिए केवल मैं 10,000 रुपये का फ़ंड SBI में लगाऊंगा। तो अगर मेरे 10 शेयर ऐसे होते हैं, 10 शेयर मतलब 10 स्क्रिप्ट अलग अलग होती हैं, तो उन 10 स्क्रिप्ट में मेरा टोटल मार्जिन जो लगेगा वो करीब 1 लाख रुपये का लगेगा। तो मेरा पर ट्रेड पे कितना फ़ंड लग रहा है, मेरा 10,000 रुपये लग रहा है। तो जितनी भी स्क्रिप्ट पे ट्रेड होंगे, पर ट्रेड पे मेरा 10,000 का फ़ंड ब्लॉक होगा। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने फ़ंड को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए आप ये चाहते हैं कि मेरी पर स्क्रिप्ट पर ट्रेड जो लगे वो 1 लाख रुपये के फ़ंड के हिसाब से लगे, तो आप इसको 1 लाख रुपये कर लीजिए, वरना 10,000 रुपये कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने RSI, चूँकि ये जो अभी मैंने एल्गोरिदम बनाई है, ये केवल और केवल RSI ओरिएंटेड है। इसमें मैंने अभी मूविंग एवरेज का कोई फंक्शन नहीं दिया है, केवल RSI का क्रॉसओवर दिया है। तो RSI का ओवरबॉट जोन जो होता है वो 70 का होता है। अगर आप RSI के बारे में जानते होंगे, आप गूगल में सर्च करिए RSI।
RSI इंडिकेटर में अगर आप सर्च करेंगे तो RSI इंडिकेटर की जो सबसे पहली डेफिनेशन आएगी वो यही है कि 70-30 का ये रेशियो लेके चलता है। मतलब कि अगर ये 70 पहुंचा तो ओवरबॉट जोन में और 30 पहुंचा तो ओवरसोल्ड जोन पे है। ये देखिए, ओवरबॉट जोन 70 के ऊपर, ओवरसोल्ड जोन 30 के ऊपर। तो ये इनका फंडा है, सिंपल। तो RSI के बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप RSI के बारे में गूगल में सर्च करिए और पढ़िए। मैं केवल और केवल आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि RSI क्या होता है। तो RSI का मैंने यहाँ पे लॉजिक लिया, ओवरबॉट 70 का, ओवरसोल्ड 30 का। वैसे जब मेरी टीम और मैं मिलकर जब हम काम करते हैं एल्गोरिदम्स पे, तो हम 70 ना लेके मैं 80 का लेवल लेता हूँ, क्योंकि कई बार स्टॉक जो है फॉल्स ब्रेकआउट दे देते हैं। तो मैं 80-20 का यूज़ करता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट में 70-30 कर देता हूँ। तो ये हमारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस आपको इतना ही रखना है, कुछ भी नहीं करना। वैसे भी मैंने पूरा कोड आपको लिख कर दे दिया है, मैं केवल कोड को समझा रहा हूँ। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो फंक्शन मैंने बनाया है गेटिंग LTP डेटा। गेटिंग LTP डेटा का फंक्शन मैंने इसलिए बनाया है ताकि जब मेरा लॉजिक कंफर्म हो जाए या मेरी स्क्रिप्ट फिल्टर आउट होकर निकला है, 250-300 स्क्रिप्ट में से मिली सेकंड के अंदर मेरी 2 या 3 स्क्रिप्ट निकल के आएंगी, तो उन स्क्रिप्ट पे ट्रेड डालने के लिए मेरे पास उस समय का करंट प्राइस होना चाहिए। तो इसलिए मैं उस समय LTP डेटा, लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस, LTP डेटा मैं ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में मैं 3 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट, टोकन और ऑर्डर। ये 3 पैरामीटर मेरे पास होंगे। अब स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट का नाम होगा, टोकन मतलब उसकी टोकन आईडी होगी, और ऑर्डर का मतलब है बाय या सेल का ऑर्डर। तो ऑर्डर में चाहे बाय होगा या सेल होगा वो इसको पता चल जाएगा। तो अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू LTP डेटा फैच कर रहा हूँ, फिर LTP डेटा को मैं असाइन कर रहा हूँ LTP डेटा पे। फिर हम क्वांटिटी की डेफिनेशन बना रहे हैं कि क्वांटिटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करे कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये का फंड है और मेरे SBI, सपोज़ मेरा SBI में ट्रेड डल रहा है, तो SBI का अगर प्राइस मेरा 300 रुपये चल रहा है तो मेरी कितनी क्वान्टिटी बाय होगी। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन कुछ ये इस तरीके से करेगा कि 10,000 है, 10,000 में मैं कितने का, मान लो मेरी SBI की प्राइस 350 चल रही है, तो यहाँ पे 28.57 क्वांटिटी आ रही है। बट चूंकि इसके सामने मैंने INT लगा दिया है, पाइथन में INT का मतलब ये होता है इंटीजर, तो वो उसको राउंड ऑफ करके 29 कर देगा या 28 कर देगा। तो ये मेरी जो नंबर होगा ये पूरा इंटीजर नंबर होगा, तो वो इंटीजर नंबर मेरी क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद में ऑर्डर पैरामीटर्स में हमने क्या लिखा है, हमने ऑर्डर पैरामीटर्स में अपने ऑर्डर के पैरामीटर दिए हैं कि जब मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो उसके पैरामीटर क्या होंगे। तो हमारी वैरायटी नॉर्मल ऑर्डर होगा, ट्रेडिंग सिंबल स्क्रिप्ट होगा, सिंबल टोकन में टोकन होगा जो कि हमने डेफिनेशन मतलब कि यहाँ पास किया है फंक्शन में। उसके बाद में ऑर्डर टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब बाय या सेल। तो अब जो भी होगा वो मैं नीचे आपको और आगे बता दूंगा। उसके बाद एक्सचेंज कौन सा होगा, एक्सचेंज पहले से हमने डिफाइन करके रखा है, NSE होगा हमारा एक्सचेंज। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ऑर्डर टाइप कैसा है, लिमिट ऑर्डर है, हम मार्केट ऑर्डर यूज़ नहीं करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर यूज़ करेंगे। फिर प्रोडक्ट टाइप है इंट्राडे का, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है। उसका ड्यूरेशन डे का रहेगा। प्राइस LTP है, और ये LTP कहाँ से आया, ये LTP हमारा यहाँ पे हमने जब ऑब्जेक्ट से LTP को फैच किया तो LTP डेटा की डेफिनेशन को मैंने डिफाइन किया। तो ये जो LTP प्राइस है, ये सेम LTP प्राइस उस समय का करंट मार्केट प्राइस होगा, मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस होगा। तो ये LTP प्राइस वहाँ से आया। उसके बाद में स्क्वायर ऑफ 0 रहेगा और स्टॉप लॉस 0। क्वांटिटी हमने पहले से डिफाइन करके रखी है, अभी ये मैंने आपको समझाया। ये क्वांटिटी यहाँ से उठ के आ रही है, यहाँ से। तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी इस फंड के अकॉर्डिंग। तो जितना भी मेरे पास फंड होगा उस फंड में मेरा SBI पे कितना क्वांटिटी लगेगा, तो वो इस तरीके से डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्जेक्ट से मैं प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ, और प्लेस ऑर्डर करने के बाद मुझे एक ID मिलेगी। उस ID को मैं ऑर्डर ID के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और उस ऑर्डर ID को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होती रहेगी, इसमें अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी, मतलब कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया काम इतना। तो हमने क्या करा अभी तक, सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, उसके बाद जो भी हमारी क्रेडेंशियल्स थी हमने उनको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में हमने सभी चीज़ें जो जो मुझे डिफ़ाइन करनी थी पहले से, जैसे ट्रेडिंग स्टॉक जो है उसकी ब्लैंक लिस्ट मैंने डिफ़ाइन कर दी, मैंने एक्सचेंज डिफ़ाइन कर दिया,
पर ट्रेड फंड डिफाइन कर दिया, RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड मैंने डिफाइन कर दिया, और स्क्रिप्ट की लिस्ट जो कि मैंने पहले से डिफाइन करके रखी है आपके लिए। तो ये मैंने सब कर लिया। मैंने अपना एक फंक्शन बना लिया जो कि मेरा LTP डेटा को फैच करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस भी करेगा। तो ये मेरे फंक्शन हो गए। अब मुझे इनिशिएट करना है, मतलब कि अब मुझे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, जो ऑब्जेक्ट मुझे LTP डेटा भी देगा और प्लेस ऑर्डर करेगा। मतलब एंजल ब्रोकिंग का स्मार्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो अब वो जो है इस मेन फंक्शन के अंडर है। तो ये मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक डिफाइन मेन फंक्शन किया। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने ग्लोबल पे रखा है ऑब्जेक्ट। ग्लोबल पे ऑब्जेक्ट रखने का फंडा ये है कि जब इस फंक्शन के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को बाहर के फंक्शन भी एक्सेस कर पाएँ, इसलिए उसे मैं ग्लोबल कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद में वो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने उसको ग्लोबल कर दिया तो उसके बाद दूसरे फंक्शन भी इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद में ये जो है स्मार्ट कनेक्ट, फीड टोकन, डेटा फ्रेश टोकन, JW टोकन, ये सभी चीज़ें मैंने कहाँ से लेकर आया हूँ, ये हमारी जो स्मार्ट API है इससे लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे डेटा है, जनरेट किया गया है, जनरेट सेशन हुआ है, रिफ्रेश टोकन आया है, JW टोकन आया है। तो ये पूरा यहाँ से मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें मैंने अपने लॉजिक्स लगाए हैं। वो उनका कोड करने का तरीका अलग था, हर पर्सन का कोड करने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है। तो मैंने इसे अपने तरीके से बताया और ये काफ़ी ईजी है, मतलब कोई भी पर्सन देख के सिंपली वो कर लेगा कि हाँ भाई मुझे बन जाएगा करते। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, फीड टोकन डिफाइन किया, डेटा लिया, डेटा रहने के बाद रिफ्रेश टोकन हमने करा और JW टोकन हमने जनरेट कर लिया। फाइन, गुड टू गो, यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हम जो है नेक्स्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट में हमारा रहेगा ऑर्डर प्लेस टाइम। तो मेरा जो स्टैंडर्ड ऑर्डर प्लेस का टाइम होता है वो 9:20 का होता है, लेकिन मैं इसको 9:15 कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी जो काम करने वाला हूँ उसके पीछे का एक रीज़न है 9:15 का, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरा जो टाइम रहेगा, ये एल्गोरिदम मेरी 9:15 पे ही काम करना स्टार्ट होगी। ये मैंने 9:15 किया। उसके बाद में यहाँ पे अब लॉजिक लगे हुए हैं, केवल वो वही लॉजिक है कि जो आपको बताएंगे कि अभी 9:15 टाइम नहीं हुआ है तो अभी ट्रेड नहीं होगा। आप चाहो तो आपको जो भी टाइम यहाँ पे सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये वाला जो डिजिट होगा जहाँ भी 15 लिखा है यहाँ पे आपको मिनट रखना है। इफ सपोज़ ये मैंने 9:15 लिखा, अगर आप 10 बजे करना चाहते हो तो आपको 9 की जगह पर 10 करना पड़ेगा और यहाँ पर इंटीजर में आपको 0 करना पड़ेंगे। बट अभी मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ 9:15 का, तो मैंने 9:15 कर दिया। तो ये मेरा टाइम डिफाइन हो गया। टाइम डिफाइन होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्चुअल में लॉजिक पार्ट पे आ रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी एल्गोरिदम का लॉजिक क्रिएट करेंगे कि वो कैसे ट्रेड डालेगा। तो यहाँ पे मैंने ट्राई और एक्सेप्ट का फंक्शन लिया, इन केस अगर कोई एरर आता है तो वो एरर हमको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई फंक्शन पे मैंने क्या किया, फॉर स्क्रिप्ट टोकन इन स्क्रिप्ट लिस्ट डॉट आइटम्स। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो हम हमेशा आइटम्स को लास्ट पे लेते हैं। तो ये जो लूप है ये पूरी की पूरी से स्क्रिप्ट लिस्ट पे चलेगा। जितनी भी स्क्रिप्ट में पूरी लिस्ट है, मतलब जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उन सभी के अंदर एक एक करके लूप चलेगा। अब मुझे क्या करेगा, ये हिस्टोरिकल डेटा देगा। हिस्टोरिकल पैरामीटर कहाँ से आए, ये हिस्टोरिक पैरामीटर का डेटा यहाँ से आ रहा है। अगर आप स्मार्ट API पे जाएंगे और आप यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो इंस्ट्रूमेंट्स में जाने हिस्टोरिकल API, यस ये हिस्टोरिकल API। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो हिस्टोरिकल API में यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो दी है, इंटरवल कितने मिनट का, 1 मिनट, 3 मिनट, कितना, ये ऐसे करके। तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ 15 मिनट वाला, क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे मैंने RSI लगा के रखा है 14 का। अगर आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रही होगी तो उसका दिखने का रीज़न ये है कि आप स्टाइल में जाएंगे तो RSI बेस्ड MA लिखा होगा, आप इसको हटा दीजिए तो आपको प्योर RSI दिखेगा। तो मैंने RSI लगाया है और ये 5 मिनट की चार्ट की जगह मैं इसे 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में फॉल्स सिग्नल नहीं आते हैं, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतने फॉल्स सिग्नल कम हो जाते हैं। तो इसलिए रीज़न है कि मैं 5 मिनट का लेके 15 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर इनकेस आपको 5 मिनट का यूज़ करना है तो 5 मिनट का लेने के लिए आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इन्होंने लिखा 5 मिनट, तो इसको उठाइए और यहाँ पे आप अपने ये 15 मिनट की जगह पे 5 मिनट कर लीजिए। बट चूँकि मैं 15 मिनट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं 15 मिनट का यूज़ करूँगा। तो ये मैंने 15 मिनट कर लिया, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट का डेटा जो है 30 दिन का मिलेगा, हमको 15 मिनट का डेटा मैक्सिमम 180 डेज़ का मिलेगा। तो आपको केवल इतने दिन की सीमा रखनी है। अगर इतने दिनों से ज़्यादा आप रख दोगे वहाँ पे वैल्यू तो एरर आ सकती है। अब डेटा को रखने का तरीका क्या था, सबसे पहले एक्सचेंज होगा। ये मेरा एक्सचेंज हो गया NSE,
एक्सचेंज को मैं डायरेक्ट चाहूँ तो मैं डिफाइन ना करके, मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सचेंज को पहले से ही डिफाइन करके रखा है तो मैं एक्सचेंज कर दूंगा। सिंबल टोकन में हम टोकन ले रहे हैं। टोकन कहाँ से आया? इस फॉर लूप से आया, फॉर स्क्रिप्ट टोकन, तो टोकन आ रहा है हमारा टोकन से। तो ये आ गया हमारा टोकन। इंटरवल 15 मिनट्स, 15 मिनट का इंटरवल जो है ये आप देखेंगे, इंटरवल 1 मिनट से लेके 15 मिनट जितना भी आपको रखना हो, इंटरवल की वैल्यू ये लिखी हुई है। उसके बाद फ्रॉम डेट, फ्रॉम डेट में आपको कब से कब तक का रखना है, तो मैं 1 जनवरी मतलब सॉरी 12 जनवरी, 12 जनवरी को 9:15 से लेके 14 जनवरी 1:15 तक का डेटा ले रहा हूँ। अब सपोज़ करिए यहाँ पे अभी 4 बजे है, आप घड़ी में नीचे देखेंगे 4 बजे है, तो मैं 4 बजे तक का डेटा ले लेता हूँ। तो 4 बजे तक का अगर मुझे डेटा लेना है तो उसका टाइम अलग हो सकता है, उसका टाइम होगा 15 से होगा, तो 15 तक का डेटा लेंगे क्योंकि ये 24 आवर्स टाइम फ्रेम पे चलता है इसलिए। तो ये मैंने ले लिया। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं डेट शुड बी दिस HHMM फॉर्मेट। ओके, तो हमने ये डेटा लिया। उसके बाद में मैंने क्या क्या डिफाइन कर लिया, एक्सचेंज दे दिया, सिंबल टोकन दे दिया। टोकन जो है लूप से चलते हुए आएगा, मतलब रैंडमली हर स्क्रिप्ट उठ के आएगी और यहाँ पे हमको डेटा देकर जाएगी। और उसके बाद में हिस्टोरिकल डेटा। अब आते हैं, हमने ये अपने पैरामीटर्स तो डिफाइन कर लिए, जो कि मैंने इन पैरामीटर्स को हिस्टोरिक पैराम नाम के स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। हिस्ट डेटा नाम का एक मैंने लिस्ट बनाया है और इस लिस्ट में मैंने ऑब्जेक्ट से गेट कैंडल डेटा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इस API पे जाते हैं, API में जाने के बाद अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट कैंडल डेटा। तो ये मैंने डेटा यहाँ से मैं फैच कर रहा हूँ। इस डेटा में अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा रहेगा, सॉरी रिस्पॉन्स जो होगा मेरे पास ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा। जो कि डेटा आया है, डेटा जो है वो एक लिस्ट के फॉर्म में आया है, लेकिन अब यहाँ पे स्टेटस ट्रू, मैसेज सक्सेस, एरर कोड आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल डेटा चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लास्ट में ये जो क्वेरी लगा दी है ये डेटा की लगाई है। तो मुझे केवल हिस्ट डेटा में केवल और केवल डेटा स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट लॉजिक ये लगाया कि इफ़ हिस्ट डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नन, अगर हिस्ट डेटा खाली नहीं है तो ये कोड आगे काम करेगा, अगर ये खाली होगा तो वहीं के वहीं ब्रेक हो जाएगा, मतलब आगे काम नहीं करेगा। तो उससे हम एरर से बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक लॉजिक दिया कि हिस्ट डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नन। फिर हमने क्या करा, DF मतलब डेटा फ्रेम, कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने केवल अपनी समझ और अपनी सहूलियत के मैंने रखा है। तो DF PD जो हमने पेंडाज यहाँ से इंपोर्ट किया था, ये देखिए ये जो PD है, ये PD, इस PD को मैंने यहाँ पे इस PD को मैंने यहाँ पे ले गया और PD डेटा फ्रेम एक उनकी मेथड है। डेटा फ्रेम से मैंने हिस्ट डेटा को मैंने पास किया और कॉलम्स में जो नाम दिया मैंने डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम दे दिया। तो अब ये जो पूरा मेरा डेटा है ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक लिस्ट फॉर्मेट में आया था, तो अब वो मेरा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब डेटा फ्रेम में मैंने एक और नया कॉलम ऐड किया RSI का, और इस RSI को मैं TA लाइब्रेरी जो अभी हमने इंपोर्ट करी है, ऊपर मैं आपको बता दूं TA लाइब्रेरी ये है। और मैं अगर आपको यहाँ इसके पेज पे, ऑफिशियल पेज पे लेके चलूँगा तो आप देखोगे ये यहाँ पे हमको TA RSI ढूंढना है। RSI ये है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये मोमेंटम इंडिकेटर में मैं क्लिक करता हूँ मोमेंटम इंडिकेटर, तो आप देखेंगे इनका फंक्शन बना हुआ है RSI रियल और ये है RSI फंक्शन। तो ये फंक्शन इनका है और इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, उस फंक्शन को मैंने सिंपली यूज़ किया है TA, ये है TA डॉट RSI फंक्शन है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने कर दिया। अब चूंकि इस फंक्शन में हमको दो पैरामीटर पास करने हैं, एक तो क्लोज पास करना है, दूसरा टाइम पीरियड पास करना है। तो टाइम पीरियड पास करने के लिए हमें क्या करना, क्लोज का डेटा हम कहाँ से लेंगे, हम डेटा फ्रेम की क्लोज कॉलम से लेंगे। तो मैंने डेटा फ्रेम का क्लोज कॉलम यहाँ पास कराया, और टाइम पीरियड जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 14 डेज़ का, जो RSI की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में यूज़ होता है, तो वो मैंने किया। आप अपनी सहूलियत के लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट हाँ एटलीस्ट आपको 14 से ऊपर लेना चाहिए, आप 16, 18, 17 ले सकते हैं। तो टाइम पीरियड मैंने 14 लिया, और डॉट राउंड टू का मतलब ये था कि जो भी मेरा डेटा आएगा RSI का वो 4 डिजिट 5 डेसिमल्स में हो सकता है, तो उसको मैंने राउंड 2 कर दिया, मतलब उसका डेसिमल केवल 2 रहेगा। तो उससे मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा कि मुझे बड़ा डेटा रीड नहीं करना पड़ेगा।
अब मैं आपको एक डिफरेंस भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं अभी यहाँ पे केवल मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट RS, प्रिंट DF RSI, इस डेटा को मैं प्रिंट करा रहा हूँ और बाकी पूरा सेक्शन नीचे का भी मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी मैंने राउंड भी कुछ भी नहीं करा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एन ए डेटा करके बहुत सारा डेटा आएगा। अब इस प्रॉब्लम को एन ए की जो प्रॉब्लम है इसको समझेंगे कि ये क्यों आ रही है, ताकि आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इजी बना सकें। मैं इसको कैंसिल बिल्ड कर रहा हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो डेटा आ रहा है ये 6 डेसिमल्स पे आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे डॉट राउंड कर दिया 2। तो अब वो जो मुझे डेटा आएगा वो केवल 2 डिजिट का आएगा। रन करते हैं, ये देखिए अब जो डेटा आ रहा है वो मुझे 2 डिजिट का आ रहा है। यहाँ पे आते हैं और इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब दूसरी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो एन की प्रॉब्लम थी। उस एन की प्रॉब्लम को भी हम अभी जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले तो अभी जो आगे की वर्किंग है उसको समझते हैं। अब मैंने क्या करा है, चूँकि ये डेटा फ्रेम में मेरा डेटा आ चुका है, मैंने RSI नाम का कॉलम जो अपने डेटा फ्रेम में बनाया है। तो डेटा फ्रेम में पेंडास की एक मेथड होती है ड्रॉप NA। तो वो NA क्या करता है, वो डेटा फ्रेम से जितनी भी NaN वैल्यू होती है उन सबको ड्रॉप कर देता है। तो मैंने उसको नेक्स्ट में डाल दिया, तो DF डॉट ड्रॉप NA इन प्लेस 2 कर दिया। इन प्लेस 2 करने का मतलब है कि जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा वहीं पे डिलीट हो जाए और वहीं पे वही फाइल मेरी सेव हो जाए। अगर मैं इसको इन प्लेस फॉल्स कर दूंगा तो एक नई फाइल क्रिएट होगी। तो मैंने इसलिए इसको इन प्लेस ट्रू कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो मेरा NA वाला फाइल है वही एडिट हो जाएगा। तो उससे अब NA पूरे रिमूव हो गए हैं। अब मैंने नेक्स्ट जो कमांड दी है, मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट दिया है, इफ़ नॉट DF डॉट एम्प्टी। अगर मेरा डेटा फ्रेम अगर खाली नहीं है तब ये रन होगा। तो मेरी RSI की जो वैल्यू होगी वो मैं लास्ट वैल्यू लूँगा। मतलब RSI का डेटा तो मेरा 15-20 दिन का होगा, बट हम हमेशा लॉजिक कहाँ से बनाते हैं, अगर मैं चार्ट लगा के ओपन करूँ तो हम हमेशा लॉजिक यहाँ से बनाते हैं कि ये जो लास्ट वैल्यू यहाँ की है ये वैल्यू क्या शो हो रही है। तो इसके हिसाब से ही मेरा सिग्नल जनरेट होगा बाय का या सेल का। तो अगर ये यहाँ पे 70 के ऊपर आ रही है तो मैं सेल का सिग्नल जनरेट करूँगा। तो इसलिए हम हमेशा लास्ट वाला लेते हैं, बीच का नहीं लेते। तो यहाँ पे मेरे को लास्ट वैल्यू एक्सेस करना है, तो मैंने -1 से लास्ट वैल्यू एक्सेस करी। अब मैंने लॉजिक दिया, इफ़ RSI वैल्यू इज़ ग्रेटर देन RSI ओवरबॉट। ये लॉजिक अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। RSI ओवरबॉट यहाँ पे है ये। तो अगर 70 के ऊपर जाता है तो मेरा कौन सा सिग्नल जनरेट होगा, सेल का। अब पहला लॉजिक ये है कि RSI की वैल्यू जो है अगर ओवरबॉट्स के ऊपर जाती है और स्क्रिप्ट नॉट इन ट्रेडेड स्टॉक, अगर चूँकि उस स्क्रिप्ट पे बार बार ट्रेड ना डालें तो उस ट्रेड को रोकने के लिए मैंने एक ट्रेडेड स्टॉक नाम की लिस्ट बनाई हुई थी, एम्प्टी लिस्ट थी। तो अगर वो लिस्ट में ये स्टॉक नहीं है तब वो क्या हो, उस पर ट्रेड डलें। तो LTP इज़ गेटिंग LTP डेटा, इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, केवल एग्जीक्यूशन होगा डायरेक्ट। तो ट्रेडेड स्टॉक डॉट अपेंड स्क्रिप्ट, तो अब वो जो स्क्रिप्ट पे ट्रेड डल गया उस स्क्रिप्ट को मैं अपनी इस लिस्ट पे अपेंड कर दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा, ताकि उसमें दोबारा ऑर्डर ना डले। और यहाँ से मेरा वो फंक्शन जो हमने पहले बनाया था गेटिंग LTP डेटा का, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने उसको कॉल कर लिया उस फंक्शन को। अब उस पर मैंने 3 पैरामीटर पास किए। सबसे पहले उस स्क्रिप्ट का नाम किया जिसने ये पूरा लॉजिक कन्फर्म किया है, और दूसरा चीज़ उसका टोकन पास किया, और तीसरी चीज़ उस पर सेल का ऑर्डर प्लेस किया। अब सेम मैंने अपोजिट इसके लिए कह दिया कि इफ़ RSI वैल्यू इज़ लेस देन RSI ओवरसोल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी ये जो वैल्यू है अगर ये 30 के नीचे जा रही है, 20 के नीचे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वैल्यू 26 तक गई है, मतलब यहाँ पे अब बाय का ऑर्डर प्लेस हुआ है। और उसके बाद देखिए कि ये बाइंग के मूवमेंट किस तरीके से गए हैं। तो सिंपल है कि अगर ये लॉजिक RSI वैल्यू अगर मेरी 30 के नीचे जाती है तो मेरा बाय का ऑर्डर प्लेस होगा, और सिर्फ एक बार प्लेस होगा। इसलिए मैं उस स्क्रिप्ट पे, उस खाली लिस्ट पे अपनी इस स्क्रिप्ट को अपेंड कर दूंगा, तो वो दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा उस स्क्रिप्ट पे। दैट्स इट। यहाँ तक ही केवल हमारा लॉजिक था। और अगर इन केस ये पूरा एग्जीक्यूशन करने में कोई एरर आता है तो वो एरर यहाँ एक्सेप्शन पे मेरे को शो हो जाएगा। तो ये एरर हैंडलिंग के लिए मैंने एक्सेप्शन दिया है। फिर लास्ट जो है वो लॉग आउट का है कि जब मेरा वर्क सारा डन हो जाएगा तो ये स्क्रिप्ट मुझे लॉग आउट करके भेज देगी। तो ये 1 टाइम रनिंग स्क्रिप्ट है, मतलब पूरा दिन नहीं चलेगी, ये केवल मॉर्निंग में 9:15 पे चलेगी। तो आप चाहें अपनी सहूलियत के लिए इसको 9:20 कर लें। तो अगर आपको 9:20 करना है तो आप यहाँ पर जाएँ और 9:20 पे करें, और ये
9:20 कर दें। मैं आपको अपने डीमेट अकाउंट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हुए तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी क्रेडेंशियल चीज़ें हैं। मैं आपको लाइव ये दिखा सकता हूँ कि ये एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहा है। जब आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें ना तो कोई मतलब इसमें ना तो कोई स्टॉप लॉस लग रहा है और ना ही कोई टारगेट प्राइस लग रहा है। तो जितनी भी स्क्रिप्ट पे ऑर्डर प्लेस होंगे उन सभी को आपको मैनुअली ही हटाना पड़ेगा। मतलब वो कोई एल्गोरिदम उसको हटाएगी नहीं, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग क्या है कि वो कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी हमें दे नहीं रही है। तो इस कारण से हम उसमें ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम केवल एक सिंगल ऑर्डर ही लगा पाएंगे। तो ये बेनिफिट है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को फिर यहाँ से हम लास्ट में मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन यही वाला कॉल होगा, उसके बाद बाकी सभी चीज़ें आपस में बाइंड हैं तो एक दूसरे से एग्जीक्यूट होंगी। अब मैं फाइनली इसको आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में वर्क किस तरीके से कर रही है। तो इसको रन करने के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी आप इस तरीके की स्क्रिप्ट को रन करें तो कभी भी इसके अंदर से, मतलब यहाँ से टूल में जाके बिल्ड ना करें। आप क्या करें, ये फाइल आपकी है, इसको आपने सेव कर लिया। सबसे पहले ध्यान रखें फाइल को सेव करें Ctrl+S से। उसके बाद आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, एंजल RSI। इस फाइल को हम CMD से रन करेंगे। तो मैंने गया CMD और यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन और फिर फाइल का नाम angel_RSI.py। बस मुझे इतना करना है। ये मैंने रन किया। अब जितने भी होंगे स्टेटस मुझे यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा टाइमिंग दिख गया, उसके बाद मेरा पहला ऑर्डर गया कॉनकॉर पे और मेरी ऑर्डर आईडी भी आ गई। उसके बाद और देखते हैं, दूसरा ऑर्डर मेरा गया BEL पे, ऑर्डर आईडी आ गई। आप चाहें तो अपना अकाउंट लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑर्डर गया VEDL पे। ये आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत धीरे धीरे क्यों जा रहा है। ये धीरे नहीं जा रहा है, ये बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो दिख रहा है आपको। और ये लिस्ट भी बहुत लंबी है, तो ये पूरी लिस्ट में हर स्क्रिप्ट को ये फ़िल्टर कर रहा है और जो पैरामीटर हैं अगर वो स्क्रिप्ट के अनुसार आ रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब चौथा गया नौकरी पे। अगर आपको इसको पूरा रोकना है तो आप Ctrl+C प्रेस करेंगे और ये आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन से रुक चुकी है। तो ये था टोटल अभी तक का RSI का वर्किंग, कि हमने कैसे RSI का वर्क किया है। और तालिब जो हमारी लाइब्रेरी है जिसको हमने अभी इंस्टॉल किया, इस तालिब की लाइब्रेरी से हमने कैसे यूज़ किया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं ऐसी बहुत सारी अब मैं स्ट्रेटजीज़ बनाने वाला हूं जिसमें मैं तालिब लाइब्रेरी को यूज़ करूंगा और आपको सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस, क्रॉसओवर, बॉलिंजर बैंड, सभी के ऊपर मैं एक एक करके स्ट्रेटजीज़ बनाऊंगा। बशर्ते वो सभी स्ट्रेटजीज़ केवल और केवल मैं एंजल ब्रोकिंग में बनाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि एलाइज ब्लू में बनाने का रीज़न ये है कि उसमें हमको हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलता है। तो हिस्टोरिकल डेटा ना मिलने के कारण मैं उस पर बना नहीं पा रहा हूँ। एंजल ब्रोकिंग हमें हिस्टोरिकल डेटा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं इस पर बना पाऊँगा। तो अब बहुत अच्छे से आप कोड को समझ गए हैं। इस कोड की फ़ाइल को मैं सर्वर पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। और कहीं कोई डाउट आता है, कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। बस यही मैं आपको बताना चाहता था। और ये वर्क काफ़ी अच्छा था। बहुत समय से लोगों ने काफ़ी डिमांड करी थी मुझसे कि आप एक बार एटलीस्ट ये वीडियो बनाएं। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इसमें, जैसे कि अभी आपने ये देखा कि ये मैं इसको पाइथन में बनाया हूँ। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा इसको मैं जावास्क्रिप्ट पे बनाऊँ, ताकि हम अपनी वेब ब्राउज़र के अंदर खुद का प्रोग्राम ओपन करके हम खुद ही अपने एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करेंगे और हर एक एग्जीक्यूशन की इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे ब्राउज़र पर शो हो रही होगी। उसके लिए मैं तो जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ कर लूँगा या फिर दूसरा जो भी फ्रेमवर्क मुझे लगेगा मैं अपने हिसाब से यूज़ करके आपको ज़रूर बताऊँगा। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कोई डाउट आता है, कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है या मुझे कोड में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस कोड में। मैं बहुत सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर सकता हूँ, बट ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे एक बेसिक कोड है। तो बेसिक कोड में केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू देना चाहता था कि ये एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।